हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप लोगों के पास भी समय कम है और दिल्ली पुलिस का बहुत जल्दी से एग्ज़ाम आने वाला है, जिसकी वजह से हमें सब्जेक्ट और अपने जो सिलेबस हैं वो सारे बहुत जल्दी से खींचने पड़ रहे हैं। तो एक एक दिन में हम अगर पॉसिबल रहा तो दो दो तीन तीन वीडियोज़ भी डालेंगे, और जितना जल्दी पॉसिबल रहता है उतनी जल्दी हम अपने कोर्स को कंप्लीट करके तुम्हारे सामने तुम्हारी समस्याओं का बिल्कुल पूर्ण एक कंप्लीट सॉल्यूशन फेस करेंगे। जैसा कि बता चुका हूँ, सारी चीज़ें जो भी पॉसिबल चीज़ें आने की संभावना रहेगी उन्हीं पर बात करेंगे। बेकार की चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों सीधे सीधे आते हैं। दोस्तों हम आज पृथ्वी की उत्पत्ति व संकल्पना में बात करेंगे। दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में दो तरह की संकल्पना विकसित हुई। दोस्तों एक थी अद्वैतवादी और दूसरी थी द्वैतवादी। दोस्तों अद्वैतवादी का मतलब होता है कि जहाँ किसी दूसरे की जगह ही ना हो, यानी कि यहाँ सिंगल स्टार था, एकल तारा। तो जहाँ दोस्तों अद्वैतवादी में अद्वैत यानी कि जहाँ से एक तारा था, वहीं दोस्तों द्वैतवादी में दो तारों की परिकल्पना की गई है। यहाँ दोस्तों दो तारे थे। ठीक दोस्तों, इनसे जो मेन क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वो यही रहती है कि या तो जैसे जो वायव्य राशि या गैसीय राशि परिकल्पना है वो किस प्रकार की अद्वैतवादी है या द्वैतवादी है, या फिर ऐसी होती है कि कांट ने किस प्रकार की संकल्पना दी, अद्वैतवादी संकल्पना किसने दी कांट ने दी, लाप्लास ने दी। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। या फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि जो वायव्य राशि गैसीय राशि, ये दोस्तों वायव्य राशि या गैसीय राशि, ये एक ही नाम है, वायव्य या गैसीय। तो किसने दी परिकल्पना? तो दोस्तों कांट ने दी। तो दोस्तों हमारे सामने है ही सारी सीने। तो दोस्तों कांट की कौन सी है? वायव्य राशि या गैसीय राशि परिकल्पना है। लाप्लास ने कौन सी परिकल्पना दी? निहारिका परिकल्पना। अगर क्वेश्चन आता है निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। दोस्तों जेम्स जीन्स व जेफरीज ने कौन सी परिकल्पना दी? ज्वारीय उद्भेदन की। दोस्तों जहाँ गैसीय राशि परिकल्पना में क्या होता है, अगर समझने की बात है, अगर क्वेश्चन भी आता है तो जैसे आप चाहे नोट्स बना सकते हो, नोट कर सकते हो। दोस्तों इसमें क्या होता है, कई छल्ले बाहर निकले। ये बताता है कि जो सूरज है उससे कई छल्ले बाहर निकले, बाद में वो 9 हो गए। लेकिन दोस्तों ये बताता है लाप्लास की निहारिका कि एक छल्ला बाहर निकला था, एक छल्ला बाहर, बाद में ये 9 हो गए। ठीक सॉरी। वहीं दोस्तों जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो ज्वारीय उद्भेदन की परिकल्पना है उसमें क्या होता है कि ऐसा होता है जैसे ये सूर्य है हमारा, इसके आसपास या दूर कहीं एक और तारा आ गया विशाल। ये तारा अपने रास्ते से घूमते हुए जा रहा था, ये ऐसे करके कहीं से होके इसका रास्ता होगा, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, कहीं होके जा रहा हो बेचारा अपना। तो सूरज इसकी ग्रेविटी के कारण, या सूरज इसकी ग्रेविटी से, या ये सूरज की ग्रेविटी से क्या हुआ कि एक ज्वारीय उद्भेदन हुआ। जैसे ये इस तरीके से खिंच जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये इस तरीके से खिंच गया इसकी तरफ, और जो ये पार्ट था इसे गोल फिर होना था, क्योंकि जो चीज़ घूमती है वो गोल हो जाती है, क्योंकि गैसीय अवस्था में था तो गोल होना था। तो दोस्तों ये जो पिंड थे ये बाहर निकल गए, ये बाहर निकल गए और वायुमंडल में, अंतरिक्ष में तैरने लगे। बाद में यही हमारे ग्रह बने। ठीक, तो जेम्स जीन्स व जेफरीज की परिकल्पना में क्या है? ज्वारीय उद्भेदन की परिकल्पना। ठीक है दोस्तों। ठीक दोस्तों, चेम्बरलेन व मार्टिन की है ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी है? चेम्बरलेन व मार्टिन ने। दोस्तों यहाँ आंतरिक धूल परिकल्पना है वो दी है दोस्तों ऑटो स्मिथ ने। इसमें क्या बताता है कि बहुत सारे सूरज के आसपास धूल और गैस के कण थे, सूरज की ग्रेविटी से वो एक साथ आने लगे, जुड़ने लगे, मिलने लगे, और बाद में वही ग्रह बन गए और वो सूरज के चारों तरफ घूमने लगे। ठीक है दोस्तों यहाँ एक फैक्ट है कि जो पृथ्वी है उसकी आयु कैसे ज्ञात की जाती है। दोस्तों पृथ्वी की आयु रेडियो सक्रिय तत्वों से ज्ञात की जाती है। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आंसर आता है कार्बन 14 या कार्बन 12 या कार्बन डेटिंग, तो दोस्तों वो गलत है। सॉरी, वो भी यूज़ की जाती है, पर वो क्या होता है कि वो कम वैसी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन पृथ्वी की आयु तो अरबों खरबों में है। तो रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनसे इसकी आयु ज्ञात की जाती है। कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम।
ठीक है दोस्तों, ये होती हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में संकल्पना, जिनसे जो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो यही बनते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम 3 तरह के स्रोतों से साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जिनमें दोस्तों प्राकृतिक, अप्राकृतिक और जो हमारी परिकल्पना आधारित स्रोत हैं। जान लेते हैं हम। दोस्तों पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है दोस्तों अप्राकृतिक, और दोस्तों तीसरा है जो हमारी पृथ्वी के बारे में जो परिकल्पना आधारित। तो दोस्तों परिकल्पना आधारित तो हम यही देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में पृथ्वी गैसीय रूप में रही होगी, वो ऐसी रही होगी, वैसी रही होगी। तो इससे तो बस इतनी ही जानकारी मिलती है हमें। बाकी हमारे पास जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत हैं उनसे हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक में कौन से आते हैं और अप्राकृतिक में कौन से आते हैं। दोस्तों प्राकृतिक में हमारे आता है भूकंप, ज्वालामुखी, अगला दोस्तों उल्कापिंड। हमने पिछली कक्षा में बात की है कि उल्कापिंड क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं। और अप्राकृतिक में आता है दोस्तों ताप, दाब, घनत्व। होता क्या है दोस्तों कि पृथ्वी में हम जब नीचे अंदर की तरफ जाते हैं, खुदाई करते हैं, तो कुछ जगहों पे ताप बढ़ता है, घटता है, कहीं दाब बढ़ता है, घटता है, कहीं घनत्व तो घटता बढ़ता मिलता है। तो उन चीज़ों के आधार पर हम पृथ्वी की नीचे बनी हुई जो चीज़ें हैं, जो नीचे की आकृति, आंतरिक संरचना, उसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। तो भूकंप से क्या होता है, तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन से हैं, तो हम बता सकते हैं आसानी से। अब प्राकृतिक में भी बता सकते हैं, ठीक, और परिकल्पना आधारित तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो दोस्तों ज्वालामुखी से क्या है कि ज्वालामुखी से जो भी हमारे पदार्थ नीचे से निकलते हैं, लावा, गैस, धूल आदि, जलवाष्प, तो इसके आधार पर हम देख लेते हैं कि पृथ्वी का जो क्रस्ट से नीचे का भाग है वो अवश्य तरल अवस्था में है किसी न किसी रूप से। दोस्तों जो उल्कापिंड हमें प्राप्त होते हैं उनसे हम ये देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो उल्कापिंड होते हैं वो अपने आप में एक संपूर्ण वो होता है जो भी पिंड, तो वो जब हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड और हमारे वायुमंडल के घर्षण के कारण उसमें आग जलने लगती है, जो कि उसकी जो बाहरी सतह होती है वो जल के नष्ट हो जाती है और उसका आंतरिक क्रोड बच जाता है। तो दोस्तों उसके आधार पर हम पृथ्वी के क्रोड के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों भूकंप में हम ये देखते हैं, अगली कक्षा में हम भूकंप में पढ़ेंगे कि क्या देखते हैं, भूकंप का पूरा चैप्टर है हमारा। तो दोस्तों भूकंप में क्या होता है, PSL 3 तरह की वेव्स होती हैं। वो वेव्स कहीं चलती हैं किसी माध्यम में और कुछ वेव्स किसी माध्यम में नहीं चलती। जैसे कि हम जानते हैं, ये साइंस में भी पढ़ेंगे हम, अंधेर, अनुप्रस्थ और तरंग जो भी होती हैं, तरंग दैर्घ्य वगैरह। ये क्या होता है कि कोई तो हमारा लिक्विड में चल लेती है, कोई सॉलिड में ही चलती है, कोई तीनों माध्यम में चल लेती है। तो जो तरंगें जिस माध्यम में चलती हैं उस हिसाब बिहाफ पे हम इसमें भूकंप के आधार पर हमें जानकारी जुटाते हैं कि किस प्रकार का उस वक्त या क्या उस बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी का पूरा पृथ्वी है उसे 3 बृहद मंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी को 3 वृहद मंडलों में बांटा गया है दोस्तों बिल्कुल जो पॉसिबल फैक्ट्स हैं और जिनके आने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं, कूड़ा करकट नहीं, कूड़े करकट को हम निकाल देते हैं क्योंकि हम एक चीज़ पे काम करते हैं, कॉस्ट इफिशिएंट। तो उसी बेस पर चल रहा है ये काम, बिल्कुल विश्वास कर सकते हो सकता है आपको ये अभी ऐसा हो सकता है ऑर्डिनरी लग रहा हो, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डील करेंगे, एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो दोस्तों जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है और उसमें क्वेश्चंस कहीं से भी उठाओगे तो भी बहुत विरल होता है कि कहाँ से उठाओ कहाँ से ना उठाओ, जिसकी वजह से हमें लगता है कि क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या हमें इस टाइप के क्वेश्चन याद करने की जरूरत है। तो दोस्तों बिल्कुल याद करने की जरूरत है अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी नहीं लेना है तो आप चाहिए 10 चैनल यूज़ करो, 10 वीडियोस देखो दिन में, 10 सेव के कुछ भी आउटपुट में निकालो, वो आपकी इच्छाएं हैं। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कहीं भी पकड़ो, एक चैनल पकड़ो, अगर रिलीवेंट है तो देन मे बी नहीं गारंटीड सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा गया है। ये 3 मंडल कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है क्रस्ट या भूपर्पटी दोस्तों, दूसरा है मेंटल, और दोस्तों तीसरा है करोड़। ठीक है दोस्तों सबसे पहले हम भूपर्पटी के बारे में जानेंगे, फिर मेंटल और फिर हम करोड़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है तो दोस्तों ठीक है, प्राकृतिक और परिकल्पना आधार का हमने देख लिया। पृथ्वी के 3 बृहद मंडल हम देखेंगे, वो है क्रस्ट जो सबसे ऊपरी मंडल है, दूसरा है मेंटल, तीसरा है करोड़। इनके बारे में जान लेते हैं, कहाँ कहाँ कितनी नीचाई गहराई क्या क्या इनमें विशेषताएं हैं। ठीक करते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम भूपर्पटी की। दोस्तों पहला तो यह है कि ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। ठीक, सबसे ऊपरी परत है। दोस्तों दूसरा देखो, कहीं कहीं साक्ष्यों में ये 30 किलोमीटर पाया जाता है इसकी नीचाई, और कहीं कहीं इसकी नीचाई दोस्तों 100 किलोमीटर भी बताई गई है। मतलब ये नहीं कह रहा, जैसे कि हम कहीं कहीं कभी कभी देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा की लंबाई ध्रुवों जो वायुमंडल है उसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ज़्यादा 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर कम होती है। ऐसा वो पृथ्वी की संरचना की वजह से होता है। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं साक्ष्य हैं, जैसे बताया है विद्वानों ने, तो कुछ विद्वान बताते हैं कि इसकी जो गहराई है वो 30 किलोमीटर है और कुछ विद्वान बताते हैं इसकी गहराई 100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों इसे स्याल भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है दोस्तों स्याल। अच्छा दोस्तों, इसे स्याल क्यों कहते हैं? ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? SI और AL की। दोस्तों SI से होता है सिलिका, और दोस्तों AL से होता है एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, AL से होता है दोस्तों एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो ये परत है ना, इसमें दोस्तों एल्यूमिनियम और सिलिका की प्रधानता पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे स्याल कहते हैं। दोस्तों जो हमारी भूपर्पटी है वो लिथोस्फीयर पे तैर रही है। किस पे तैर रही है दोस्तों? दोस्तों लिथोस्फीयर पर तैर रही है। लिथोस्फीयर मीन्स दुर्बलता मंडल। ज्वालामुखी वाले पार्ट में हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। वैसे हम प्लेट विवर्तनिकी वाले चैप्टर पे भी इस पर थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और होती है, ये जो भूपर्पटी है इसमें क्या होता है कि 2 परत पाई जाती हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, जो ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के मध्य एक असंबद्धता होती है दोस्तों। जो असंबद्धता होती है दोस्तों उसे कहते हैं कॉनरोड असंबद्धता। कॉनरोड असंबद्धता। ठीक है दोस्तों ये हुआ हमारा भूपर्पटी के बारे में। ठीक।
ये 30 से 100 किलोमीटर मानी जाती है, कहीं 30 किलोमीटर। अगर हमारा आंसर 30 और 100 दोनों आता है, पॉसिबल नहीं है दोनों आए, या तो 30 आएगा या 100 आएगा, ठीक है। सियाल कहते हैं ऐसे क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। लिथोस्फीयर पर तैर रही होती है। लिथोस्फीयर या दुर्बलता मंडल एक ही चीज़ है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के मध्य में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे दोस्तों कॉनरोड असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो भूपर्पटी का जो घनत्व है वो दोस्तों 5.51 ग्राम घन सेंटीमीटर है, ठीक। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी के घनत्व की बात की जाए तो वो है दोस्तों 11 ग्राम घन सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा फैक्ट दोस्तों, भूपर्पटी में 100 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर बत्तीस मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा भूपर्पटी के बारे में हो गया। अब हम मेंटल के बारे में बात करेंगे। मेंटल दोस्तों, भूपर्पटी के बाद में जो पृथ्वी की परत स्टार्ट होती है वो मेंटल होती है, ठीक। पता ही है और जानते भी हैं क्योंकि दूसरे नंबर पे है ये। दोस्तों जो इसकी मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है, ठीक। इसकी जो मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। इसका जो आयतन है पूरी पृथ्वी में वो 83% है, ठीक है दोस्तों। इसका जो आयतन है पूरी पृथ्वी में वो 83% है। दोस्तों जैसे हमने ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में देखा था कि एक संबद्धता पाई जाती है, वैसे ही दोस्तों यहाँ निचली क्रस्ट व निचली क्रस्ट व मेंटल के मध्य जो असंबद्धता होती है दोस्तों उसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। दोस्तों जैसे उस परत का नाम सियाल था वैसे इसे सीमा कहते हैं। सीमा क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? सी से एस आई और माँ से है एम ए। एस आई मीन्स फिर से सिलिका है, और एम ए मीन्स मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, ये जो मेंटल 2900 किलोमीटर, आयतन 83%, निचली क्रस्ट व मेंटल के मध्य में असंबद्धता मोहो असंबद्धता, सीमा इस परत को कहते हैं, ठीक, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है इसलिए। ठीक है दोस्तों, ये हुआ मेंटल के बारे में। दोस्तों एक मिनट, दोस्तों जो ऊपरी मेंटल होती है, हमने निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट के जो बीच होती है वो मोह असंबद्धता है। और दोस्तों एक फैक्ट और है इसमें, जो ऊपरी मेंटल
और निचली मेंटल के मध्य असंबद्धता। दोस्तों इस असंबद्धता को कहते हैं रैपेटी असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, ये मेंटल के बारे में हो गया। दोस्तों याद रखना है, वो जो थी वो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य थी मोह असंबद्धता। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में थी कोन रॉड असंबद्धता, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य में है रैपेटी असंबद्धता। ठीक है, दोस्तों अब जानेंगे क्रोड के बारे में। दोस्तों ये पूरी पृथ्वी, ये इसकी गहराई 6371 किलोमीटर। ठीक, इसकी जो गहराई होती है वो है 6371 किलोमीटर। दोस्तों ये पूरी पृथ्वी का 16% आयतन और 32% द्रव्यमान अपने आप में समाहित किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो हमारी निचली मेंटल होती है, ठीक है दोस्तों, पूरी पृथ्वी का 16% द्रव्यमान और 16% आयतन और 32% द्रव्यमान। दोस्तों निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के मध्य असंबद्धता। दोस्तों इसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या नाम है दोस्तों? गुटेनबर्ग असंबद्धता। दोस्तों इसमें एक चीज और है, ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड मध्य असंबद्धता। दोस्तों इसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। ठीक, इसका क्या नाम है दोस्तों? लेहमैन असंबद्धता। ठीक है दोस्तों जैसे पिछली परतों को सियाल और सीमा कहा था, इस परत को नीफे कहते हैं। इस परत को कहते हैं दोस्तों नीफे। क्यों कहते हैं दोस्तों? ये Ni और Fe का शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों Ni मीन्स है निकिल और ये Fe मीन्स है लोहा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो गहराई इसकी 6371 किलोमीटर होती है क्रोड की, पूरी पृथ्वी का 16% आयतन होता है और 32% द्रव्यमान अपने आप में लिए हुए होती है। निचली मेंटल जो इससे ऊपर वाली परत है, और ऊपरी क्रोड यानी कि इसकी ही ऊपर वाली क्रोड जो परत है, उसमें जो असंबद्धता मिलती है, उस असंबद्धता का नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। दोस्तों वैसे ही जो ऊपरी क्रोड है, यानी कि अब हम क्रोड पे ही आ गए पूरा का पूरा, तो जो ऊपरी क्रोड है और वो निचली क्रोड है, उसके मध्य में जो असंबद्धता है दोस्तों, उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। जैसे पिछली परत जो मेंटल थी उसे सीमा कहते थे क्योंकि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता थी, और पहली परत को सियाल कहते थे क्योंकि उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम था। इस परत को दोस्तों नीफे कहते हैं क्योंकि इसमें निकिल और फेरस यानी कि लोहा मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित और पृथ्वी की उत्पत्ति और संकलाओं से संबंधित क्लास। बाकी अगली क्लासों को कंटिन्यूटी रखेंगे और आगे मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। तब तक आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।